नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CPO SI, GD कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं के साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। नेशनल अफेयर्स में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इंक्लूडेड इन वज्र फ्लीट। दोस्तों, भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र, यहां पर देख रहे हैं चित्र, तो औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया गया है। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र वॉज फॉर्मली inducted into the fleet. The sixth offshore patrol vessel is inducted into the fleet to strengthen coastal security. यानी कह सकते हैं तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए छठे अपतटीय गश्ती पोत को शामिल किया गया है। और इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के, यानी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पर है चेन्नई के, पट्टिका और जहाज के निर्माण वाले वज्र का औपचारिक अनावरण किया। दोस्तों, द शिप हैज बीन बिल्ट इंडिजिनसली एंड हैज बिल्ट बाय लार्सन एंड टर्बो। ध्यान रखेंगे, लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड, यानी इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसे बनाया है। दोस्तों, यह 7 अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में कौन सा होगा? ये छठा जहाज वज्र आधुनिक नौवहन और संचार प्रणाली से लैस है। और दोस्तों, द शिप हैज 30 मिलीमीटर कैनन एज इट्स मेन वेपन एंड इज 2 FCS कंट्रोल्ड 12.7 mm SRCG, यानी इसको क्या कहेंगे? स्टेशनरी रिमोट कंट्रोल कैनन टू इनहांस इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटी। यानी जहाज में जो मुख्य अस्त्र के तौर पर 30 मिलीमीटर की तोप है, उसकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें 2 FCS नियंत्रित 12.7 MS की SRCG यानी स्थिर रिमोट नियंत्रित तोप लगी है। और यह तूतीकोरिन में तैनात होगी। तूतीकोरिन बंदरगाह भी है दोस्तों, कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, झारखंड लॉन्चेज समर कैंपेन टू फाइट मेल न्यूट्रिशन। दोस्तों, झारखंड जैसा कि आपको पता है, यह बिहार से निकला हुआ राज्य है। 15 नवंबर वर्ष 2000 को यह नया स्टेट फॉर्म हुआ था। उसका नाम क्या है? झारखंड, जिसकी कैपिटल रांची है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज लॉन्च्ड समर अभियान, SAAMAR। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो दोस्तों, यह एनीमिया रिडक्शन और कुपोषण के लिए उसके खिलाफ यह चलाया जा रहा कैंपेन है, इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो टारगेट है इस अभियान का 1000 डेज के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। यानी दिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च विथ ए टारगेट ऑफ 100,000 डेज। ध्यान रखेंगे, तो यह काफी महत्वपूर्ण। इस अभियान के तहत उन राज्यों में जहां कुपोषण की एक बड़ी समस्या बन गया है, एनेमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान की जाए, ताकि समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसमें विभागों को एक साथ लाया जा सके। और आप जान सकते हैं, हमारे देश में मेलन्यूट्रिशन के शिकार बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है, माताओं की स्थिति बहुत दयनीय है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कहा गया है कि झारखंड में 2017 से जुलाई 2017 की अवधि के 1 मार्च 2017 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण किया गया था। इसके अनुसार 45% बच्चे कम वजन वाले थे। तो इस अभियान के लिए बनाई गई टीम अपने क्षेत्र में घर घर जाकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण से संबंधित जानकारी लाएगी और एनीमिया से पीड़ित 15 to 35 ईयर ओल्ड किशोरियों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। तो दोस्तों, कभी कभी जैसे कि कम उम्र में भी विवाह करा दिया जाता है, तो ऐसी किशोरियों को ऊपर भी कह सकते हैं उनको रक्त अल्पता और जो है एनीमिक हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन घट जाता है। तो ये इन सब के लिए यह कैंपेन चलाया जा रहा है। तो किसी भी रूप में कह सकते हैं लक्षण दिखने पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में इनकी सघन जांच होगी और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को आवश्यक उपचार के लिए निकटतम जो हेल्थ सेंटर है वहां पर ले जाया जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया रिजेक्ट पाकिस्तान ऑब्जेक्शन टू पाकल लोअर
कालनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोस्तों 2 साल पहले यानी 2018 में यहाँ इन दोनों देशों ने बैठक की थी, यानी सिंधु जल समझौते से संबंधित बातों को, यानी कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच हुई बैठक। यानी यह बैठक 2 साल बाद हुई है, 2018 में भी हुई थी, अब हो रही है और ये नई दिल्ली में हो रही है। तो इसमें जो है सिंधु आयुक्तों की बैठक में पाकिस्तान की ओर से जो शरीक हो रहे हैं, तो उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख में परियोजनाओं की मंजूरी देने की जानकारी मांगने के साथ ही इन परियोजनाओं पर आपत्ति उठाई। यानी कौन कौन सी परियोजना? तो पाकल डल परियोजना और लोअर कलनाई पर पनबिजली परियोजना। तो इसके डिजाइन पर आपत्ति की है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इन दोनों परियोजनाओं के डिजाइन को सही ठहराया है। तो इस तरह से भारत ने अपना पक्ष रख दिया है। तो यह जो इस परियोजना का याद रखिएगा 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है, पाकल डल पनबिजली परियोजना, जो कि किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी, आपको पता ही होगा चेनाब नदी, यह चेनाब नदी कहाँ? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो चेनाब नदी की सहायक नदी मरुसुदर, और याद रखना कि चेनाब रिवर जो है लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है यह सबसे इधर ये है, यहाँ से जम्मू कश्मीर के शेषनाग वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी। तो चेनाब और झेलम ये जाकर के मिल जाती हैं। इसी तरह से रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जाके चेनाब मिल जाती है। ब्यास जो है भारत में ही रह जाती है। फिर सतलज नदी है, यह सिपकिला दर्रे से प्रवेश करते हुए यह दोनों के बीच हरिके बैराज में संगम होता है। कहाँ? कपूरथला में, और यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है। फिर ये सतलज नदी भी जाकर के चेनाब में मिल जाती है। तो ये तो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो चेनाब की सहायक इसे कह सकते हैं। एक मरुसुदर नदी है, इसी पर ही पाकल डल पनबिजली परियोजना स्थित है। वहीं लोअर कलनाई परियोजना किश्तवाड़ और डोडा जिले में प्रस्तावित है। तो इन दोनों पर जो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, इस पर भारत ने सिरे से इसे नकार दिया। और इसके साथ ही दोनों देशों ने सिंधु जल समझौते के तहत, अब दोस्तों सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो उसमें यही कहा गया था कि ऊपर की यानी सिंधु झेलम चेनाब, इन तीनों का पानी पाकिस्तान 80-20 रेशियो है, ध्यान रखना। इन तीनों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत। और नीचे की जो है यानी कौन कौन सी? सतलज, ब्यास और रावी, इसका जो है 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। तो यह सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है बात पर। तो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सिंधु आयुक्त मोहम्मद मेहर अली शाह के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा था। वहीं भारत का जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीके सक्सेना कर रहे थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया अब्सटेन्स फ्रॉम वोट ऑन श्रीलंका रेजोल्यूशन एट UNHRC। दोस्तों श्रीलंका मतलब भारत के लिए काफी विषम परिस्थिति हो गई थी ऐसे में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में श्रीलंका के खिलाफ लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले प्रस्तावों पर हो रही वोटिंग से भारत ने किनारा कर लिया। और ऐसे में भारत के सामने बहुत ही मतलब कह सकते हैं विपरीत परिस्थिति, एक तरफ श्रीलंका है तो दूसरी तरफ तमिल, जो कि हमारे ही लोग हैं। तो अब उनके शोषण के लिए उनके ऊपर मानवाधिकार का उल्लंघन लगाया गया है। तो अब अगर तमिलों की तरफ यह जाते हैं तो श्रीलंका नाराज हो जाएगा, और श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो तमिल नाराज हो जा रहा है। और आपको पता ही है कि तमिलनाडु में क्या हो, चुनाव आने वाले हैं। तो अब यह चुनाव को भी देख करके भारत ने जो है बहुत ही सही निर्णय लिया है कि वह इसमें वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। तो एक तरह से तटस्थवादी नीति अपना लिया, क्योंकि अब उसके लिए तमिल भी आवश्यक हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह उठाया, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने यह इसके मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ वोटिंग कराई। तो इसमें जैसे पक्ष विपक्ष और अनुपस्थिति, तो जैसे पक्ष में अर्जेंटीना, आर्मीनिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, ब्राजील, बल्गारिया, आइवरी कोस्ट, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिजी, फ्रांस, ये सब देश जो थे ये सब क्या कहते हैं इसके पक्ष में मतदान किए। और विपक्ष में बांग्लादेश, बोलीविया, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस, सोमालिया, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला। इसी तरह से अनुपस्थिति में अगर जो रहा बहरीन, बुर्किनो फासो, कैमरून, गैबन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, लीबिया। तो इस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में कह सकते हैं कि
प्रगाढ़ता आएगी। और श्रीलंका जो है, चूंकि आजकल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन ऐसे ही बार्गेनिंग कर रहा है, तो ऐसे में हमको अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी मजबूत करना होगा, तो पड़ोसी देशों को भी मना के लेके चलना होगा। तो ऐसे में पड़ोसी देशों पर भी हमें पूरी नज़र रखनी होगी। इसी को देखते हुए तमिलियों को भी ऐसा ना लगे कि भारत ने जो है उनके विपक्ष में चले गए। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है कि तमिलनाडु में चुनाव निश्चित रूप से सरकार के लिए काफ़ी गलत हो जाता, तो इस वजह से यह निर्णय लिया गया कि हम इसमें अनुपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से इस प्रस्ताव में जाफना में एलटीटीई के खिलाफ अभियान के दौरान श्रीलंकाई सेना पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और बड़ी संख्या में तमिल लोगों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए गए हैं। तो इसी पर जो है भारत ने अपना पड़ोसी होने का धर्म निभाया, या फिर तमिल अल्पसंख्यकों की रक्षा के पक्ष में खड़ा हो। तो जिसके बाद भारत ने इस प्रस्ताव पर आयोजित वोटिंग से अनुपस्थित होने का फैसला ले लिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार परिषद है, भारत और उसके बीच काफी विवाद की स्थिति है। हाल ही में कृषि कानून आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर भी मानवाधिकार परिषद के बयान के खिलाफ भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 यानी 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत यानी राज्य पुनर्गठन के तहत का जम्मू कश्मीर के तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और 370 धारा को हटा दिया गया। इस पर भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। ऐसे में भारत जो है कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भारत का लगातार नूरा कुश्ती चल रही, तो ऐसे में वह श्रीलंका के साथ जाना पसंद किया। तो इससे जो है चीन और पाकिस्तान को श्रीलंका में घुसपैठ करने का एक और मौका मिल जाता अगर वह जो है भारत इसके पक्ष में वोटिंग कर देता। तो इस तरह से भारत दूर रहने का फैसला लिया, यह ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए श्रीलंका है, ये रामेश्वरम सेतु है आप देख सकते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल है, और यह इसकी राजधानी देखें कोलंबो। अब तो यह इसकी राजधानी क्या है ध्यान रखिएगा, इसका राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गया है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की पिदुरत्ता गाला है, माउंट पेड्रो भी इसको कहते हैं, 2524 मीटर ऊंची है। एक एडम्स पीक भी यही है, याला वेस्ट नेशनल पार्क भी है, हम्बन टोटा है, यहाँ पर चीन ने बेस बना रखा है, बट्टीकोला, हम्बन टोटा, ट्रेंकोमाली, मुलाईतीव, ये सब महत्वपूर्ण। और जाफना यहाँ पर पूरा लिट्टे हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसी के खिलाफ जो है, अब बताइए, लिट्टे आतंकवादी संगठन के रूप में पूरे श्रीलंका को तहस नहस कर दिया था। तो ऐसे में श्रीलंका ने ऑपरेशन कर इसको हटा दिया। जैसे यहाँ पर गाले भी शहर है, मताला, ये सब स्टेडियम है, याद रखिएगा। इसकी पुरानी या अनुराधापुरा याद रखना, ये भी सिंगली लोग हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंगली पाए जाते हैं और तमिल मूल निवासी हैं। तो तमिलियों को भी यहाँ पर चूंकि अल्पसंख्यक हैं तो बहुत शोषण होता है। तो ऐसे में जो है भारत का मतलब जिम्मेदारी होती है कि इन लोगों को भी पक्ष पोषित करें। मतारा है, ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति ऑफ इंडियन ओरिजिन विल बी द अमेरिकन सर्जन जनरल। दोस्तों ये दूसरी बार बने हैं, 43 ईयर ओल्ड हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति को नियुक्ति को जो है सीनेट ने मंजूरी दे दी है। तो मूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? मूर्ति की कोरोना वायरस महामारी से निपटना होगा, जिसने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो डॉक्टर मूर्ति 43 ईयर ओल्ड सेकेंड टाइम अमेरिका के सर्जन जनरल के पद पर काबिज हुए हैं। 2011 में राष्ट्रपति बाराक हुसैन ओबामा ने उन्हें बीमारी की रोकथाम और जन स्वास्थ्य को लेकर बनाए गए सलाहकार समूह में शामिल किया था और 2013 में डॉक्टर मूर्ति को सर्जन जनरल के रूप में नामित किया था। तब वह मात्र 37 ईयर ओल्ड थे और इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के सर्जन जनरल थे। तो अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में डॉक्टर मूर्ति कोरोना वायरस महामारी पर राष्ट्रपति बाइडेन को सलाह देंगे, यह याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। तो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेज इंस्टेंट ईएमआई सर्विसेज ऑन इंटरनेट बैंकिंग फॉर करोड़्स ऑफ कस्टमर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, या निजी क्षेत्र की बैंकिंग है और पहली ऐसी बैंकिंग है प्राइवेट सेक्टर की, कौन? आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू कर दी है और इस सुविधा में ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंट ईएमआई की सर्विस मिलेगी और इस सुविधा का नाम याद रखना, इसको ईएमआई इंटरनेट बैंकिंग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ईएमआई इंटरनेट बैंकिंग। तो बैंक की इस सुविधा से क्या होगा? मदद से ग्राहकों को डिजिटल तरीके से ईएमआई का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्री अप्रूव्ड ग्राहकों के
5 लाख तक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को मंथली किस्तों में भी आसानी से बदला जा सकता है। तो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंट ईएमआई की सुविधा देने वाला यह पहला बैंक हो गया है। इससे पहले किसी भी बैंक ने ग्राहकों को यह सुविधा नहीं दी है और बैंक ने इस सुविधा के लिए रोजर पे के साथ साझेदारी की है, ये भी ध्यान रखना। तो 2-3 फैक्ट इसमें से निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कैसे ले सकते हैं ईएमआई एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मर्चेंट वेबसाइट पर ऐप पर एक प्रोडक्ट या सर्विस चुनना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट मोड में आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको एक जरूरी यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। फिर पेमेंट डिटेल पेज कन्वर्ट टू ईएमआई इंस्टेंटली पर टैप करना होगा और पेमेंट टेन्योर भी चुनना होगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के इंटर करें और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से यह सुविधा के तहत 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। नेशनल वाटर अवार्ड, दोस्तों जल संरक्षण और संवर्धन पर काम करने वाली संस्था नीर फाउंडेशन ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 की घोषणा की। फाउंडेशन के संस्थापक रमनकांत त्यागी ने इस पुरस्कार के लिए उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए पानी राखो आंदोलन चलाने वाले सच्चिदानंद भारती व दैनिक जागरण के समाचार संपादक अरविंद चतुर्वेदी को चुना है। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, याद रखेंगे। और इस पुरस्कार यह वर्ष 2000 से वर्षा जल संरक्षण की तकनीक को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए योद्धा दिवंगत रजत कांत की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25,000 रुपए, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह आदि भेंट किए जाते हैं। तो देश भर में जल संरक्षण के क्षेत्र में स्थायी कार्य करने वाले तथा पत्रकारिता जगत में पानी बचाने की अलग जगाने वाले 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे इसे भी। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट ओडीआई जो टेस्ट सीरीज में भारत जीता, T20 में जीता। उसके बाद अब वनडे की जो सीरीज चल रही है, तो पहला वनडे जो भारत जीत लिया है। हालांकि शुरू में लग रहा था कि यह मैच हार जाएगा, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हुए भारत को जीत दर्ज कराई और इस तरह से भारत 66 रनों से विन हो गया। यानी भारत जो है 66 रनों से, यानी भारत इस तरह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 66 रनों से हरा दिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 317 रन जोड़े थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 251 पर ही समाप्त हो गई। तो टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन 98 रनों की पारी खेली, केएल राहुल 62, कृणाल पांड्या का पहला डेब्यू मैच था, 58 रन बनाए, विराट कोहली ने 56 रन की पारी खेली और गेंदबाज में अपना डेब्यू मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा, यहाँ याद रखना प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए और इनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा, यानी डेब्यू मैच में अभी तक लोगों के 3 विकेट ज्यादा हैं। ये 4 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। शार्दुल ठाकुर ने भी 3 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट लिए। तो यह जो है इन लोगों को ध्यान रखेंगे। यह प्रसिद्ध कृष्णा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यह ध्यान रखना PRASIDH, प्रसिद्ध कृष्णा, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यह जो है, और इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 66 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली थी। बेयरस्टो ने अपनी पारी में भूमिका निभाई इस पारी में और जेसन राय भी 46 और सारे खिलाड़ी लड़खड़ा गए। और इस तरह से हमारी भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम भी है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कप्तान कौन है, आयन मॉर्गन है, जोस बटलर विकेट कीपर है। इसी तरह से अपने जो कह सकते हैं भारतीय टीम में तो केएल राहुल, जो ऋषभ पंत थे उनको बाहर कर अभी हैं। तो इस तरह से केएल राहुल विकेट कीपर है वर्तमान में और कप्तान विराट कोहली हैं। तो यह टीम है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस में। आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है दोस्तों। ये कि जीवाणु जनित बीमारी है। 24 मार्च का दिन जो है विश्व टीबी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में पूरा विश्व टीबी से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इसे खत्म करना है। 1882 में 24 मार्च के दिन ही जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया के पहचान की पुष्टि की, जिसके फलस्वरूप टीबी के निदान और इलाज में बड़ी मदद मिली। तो इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जीवाणु का नाम, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित किया जाता है और इस वर्ष 2021 का जो थीम है द क्लॉक इज टिकिंग,
ध्यान रखेंगे। और टीबी अथवा क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। और इसका जो सबसे ज्यादा ये भी पूछ लेता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2030 तक इस जानलेवा बीमारी से टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं भारत ने 2025 तक की इस उद्देश्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर दिन औसतन 4000 लोगों की मौत सिर्फ इस जानलेवा बीमारी के चलते हो जाती है। भारत इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित एशियाई देश है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की। दोस्तों, अंडमान निकोबार के बारे में आपने सुना होगा। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। और अंडमान, जैसा कि आपको पता है कि यह यहाँ पर मैंने बताया ना यूनियन टेरिटरी स्टेट है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। अब देखिए यहीं से प्रश्न शुरू हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान में कहाँ अवस्थित है, नॉर्थ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, साउथ अंडमान में, या लिटिल अंडमान में, या कार निकोबार में। इसी तरह सबसे बड़ा जो सिटी भी है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ की जनसंख्या 3,80,581 है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 46 है। और दोस्तों क्षेत्रफल 8249 स्क्वायर किलोमीटर है। देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। और 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। दोस्तों, राज्य उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। लोकसभा की 1 सीट है और उच्च न्यायालय कोलकाता के अंतर्गत आता है। इसकी जो खंडपीठ है, ब्रांच है, वो पोर्ट ब्लेयर में है। अब थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रम से सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान। ये क्रम से याद रखिएगा, 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद देखिए कार निकोबार है 5, फिर लिटिल निकोबार है 6, याद रखना, और 7 है ग्रेट निकोबार। तो ये क्रम से है, यह मेन यही है। अब देखिए नॉर्थ अंडमान के पूरब में नारकोंडम आइलैंड है। तो यह ज्वालामुखी द्वीप है। यह डोरमेंट स्टेज में अवस्था में है नारकोंडम द्वीप, याद रखना। यानी जो ज्वालामुखी वोल्केनोज होते हैं तो डोरमेंट होता है, डेथ होता है, और एक्टिव होता है। तो ये डोरमेंट स्टेज में है। और दूसरा जो बैरन आइलैंड है ये एक्टिव स्टेज में है, या मिडिल अंडमान के ईस्ट में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ, मिडिल अंडमान के ईस्ट में, या कह सकते हैं साउथ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में यह अवस्थित है। और दोस्तों यह जो है यहाँ, यह इसकी जो कह सकते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार है, यह कोरल रीफ, यहाँ की जो कोरल रीफ धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ लकड़ी उद्योग की वजह से इनके मुख में वह भर जाता है उसका बुरादा, जिसकी वजह से यहाँ की जो है कोरल रीफ नष्ट हो रही हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यह देख रहे हैं ना, साउथ अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। और ये भारत का 13 लार्जेस्ट क्या है, बंदरगाह है। भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। और ये डंकन पैसेज, डंकन दर्रा है, याद रखिएगा। ये किसको किसको अलग कर रहा है, कई बार परीक्षाओं में आया आप लोगों के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। इवन यूपीएससी तक आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, और वनडे एग्जाम में तो हर दूसरे तीसरे साल में आता रहता है। तो ये क्या है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को डंकन दर्रा अलग करता है। इसी तरह से लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेट निकोबार, और यहीं पर ग्रेट चैनल है जो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। तो यह भी सैम्ब्रेम्बो चैनल है, देख रहे हैं ना। तो यह जो है यहाँ पर कार निकोबार और यहाँ पर बीच में यह जो है सैम्ब्रेम्बो चैनल लिटिल अंडमान के बीच में कह सकते हैं अलग करता है, ये भी। और यहाँ का देख रहे हैं ना, रॉस आइलैंड, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है। इसी तरह से इसको स्वराज द्वीप कहा जाता है, हेवलॉक आइलैंड है, इसको स्वराज द्वीप नाम दे दिया गया है। इसी तरह से नेल आइलैंड को शहीद द्वीप नाम दे दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो जनजातियां देखिए ना, सेंटिनल, तो सेंटिनल जनजाति है, शोम्पेन, पहली बार यहाँ की जो जनजाति शोम्पेन, जिसने चुनाव में पार्टिसिपेट 2014 के इलेक्शन में लिया था। तो शोम्पेन, जारवा, ओंगे, बोमा, ये सब जनजातियां हैं। ग्रेट अंडमानीज, निकोबारी, ये सब ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार की। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। यानी कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई वन्य जो है नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है, बहुत सारे, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, मिडिल बटन नेशनल पार्क है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, SADD
LE सैडल 738 मीटर ऊंची है, विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित। इसी तरह ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियार है, याद रखना, माउंट थुलियार 642 मीटर ऊंची है, याद हो जाएगा। तो इस तरह से यह अंडमान निकोबार हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलतियां की है, लेकिन प्लीज एक बार सुना करिए, तभी उत्तर दिया करिए, ये ध्यान रखा करिए। आज उत्तर देने वालों में लगातार जो देते हैं सुभाष रानी, अनुराग उपाध्याय, रुपिंदर कौर, संजय नेगी, दिनेश मुर्मू, पी खरे, प्रशांत शुक्ला, अजय सिंह, निधि राठौर, मोहम्मद हसन, अनुदामा, SRJ, रोजी क्वीन, मिली, नीतीश शुक्ला, मनु शर्मा, संदीप कुमार, संस्कृति कुमारी, सरबर्था बनर्जी, पूर्णिमा जायसवाल, जगविंदर सिंह, मुस्कान हारून शेख, पीयूष अवस्थी, संदीप कुमार, खुशबू गुप्ता, विवेक यादव, सूरज उपाध्याय, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। सरबर्था जी, आप बुक के बारे में पूछ रही हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ज्योग्राफी को, तो एक तो सबसे पहले आप लोग एटलस, यानी ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट या ब्लैक स्वान, कोई भी एक एटलस आपके पास होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज मैप देखने की आदत डालिए। ज्योग्राफी थ्रू मैप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतने इतने राज्यों से होकर गुजरती है, कराकोरम रेंज यहां पर है। तो मैप पर डे आप लोग देखने की आदत डालिए, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगी, ये ध्यान रखेंगे। और भी जैसे आप देखिए, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो भाई जैसे खुल्लर की बुक आती है, आरसी तिवारी की आती है, वो लोग ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जैसे वनडे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई एक परीक्षा वाणी या ऐसी बहुत सारी जो है बुक आ रही हैं, बर्णवाल की बुक आती है, तो उसमें कोई एक ले लीजिए, लेकिन मैप जरूर रखिए और साथ साथ करंट से जुड़े रहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विच कंपनी हैज बिल्ड द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र, किसने बनाया था, किस कंपनी ने? लार्सन एंड टर्ब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड, या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सामर अभियान टू कॉम्बैट मैल न्यूट्रिशन? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री ऑब्जेक्टेड टू द डिजाइन ऑफ पाकल हाइडल पावर प्रोजेक्ट? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने पाकल डल पनबिजली परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति जताई है? तो पाकल, यहां पर डल भी लिख लेना, डल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान एंड चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज एब्सटेन from voting on the resolution of the United Nations Human Rights Council against which neighboring countries that violated the human right? तो हाल ही में किस पड़ोसी देश के खिलाफ लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर हो रही वोटिंग से भारत ने किनारा कर लिया है? वह किस देश के खिलाफ थी? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड इंस्टेंट EMI फैसिलिटी ऑन इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose appointment has been approved by the Senate under Joseph Biden presidency as Surgeon General? डॉक्टर रोहन शर्मा, डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर केतन पारिक, डॉक्टर सुजय दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट ODI बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड which player got the man of the match title? प्रसिद्ध कृष्णा, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो एंड जैसन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22, 23 या 24? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर नॉट फाउंड इन द अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती? जारवा, शोम्पेन, ओरांव, अंडमानी। इस तरह से 10वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट विच टू आइलैंड? यानी 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड छोटा अंडमान, या इसको आप लिटिल भी लिख सकते हैं, याद रखिए, लिटिल अंडमान। एंड लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो इसी में से आपको बताना है। एंड ये आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।